हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपको शो कर रहा होगा। चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर फर्स्ट में 8 to 11 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग भाई डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट देखेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलो, तो आगे देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। यदि हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नेचर, सब हम ये जान जाएंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है एंड नेचर क्या है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का अंडरस्टैंड हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड यूजफुल लाइफ। ओके, understand various method of depreciation and learn advantages of disadvantages of such method। मतलब कि इस डिप्रिसिएशन मेथड के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 11th एंड 12th में। डिप्रिसिएशन के कई मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अंडरस्टैंड टू बी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्पोजल। मतलब कि आपने कोई एसेट परचेज किया है, परचेज करने के बाद आप उसे अपने बिजनेस में यूज करोगे, यूज करने के बाद कुछ दिन में आप उस एसेट को बेच देते हो। तो बेचने के बाद यदि आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो भाई पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे। किसके क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में शो कर दोगे। अब ध्यान से सुनो। familiarize with accounting treatment for charge in the method of depreciation for straight line method to reducing balance method। मतलब कि अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, familiarize with the accounting treatment for change in estimated useful life। अगर आपको कहा जाए कि आपने कोई असेट परचेज किया है, उस असेट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स दे रखा है, ठीक है ना, 10 ईयर्स। ओके, अब मान लो वो असेट आपकी 10 लाख की है, तो 10 ईयर से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 लाख रुपए पर ईयर क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। ओके, 1 लाख पर ईयर डेप्रिसिएट होगा हर साल। अब देखो बात समझेंगे क्या है कि अगर मान लो ये हमने क्या किया, 2 साल हमारी एसेट यूज कर लिया। अब 2 साल बाद इसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर बचेगा। आपको पता है 10 ईयर्स में 2 ईयर्स माइनस कर दोगे, 8 ईयर्स बचेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 8 लाख को 8 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर पर आएगा। सपोज हम क्या करते हैं, इसका यूजफुल लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारा 8 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन हमने किसी भी भाई रीजन से यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है, मान लो 12 ईयर। अब आपकी एसेट कितनी की है, 8 लाख की है, और 12 ईयर से मतलब 12 से डिवाइड करोगे तो भाई आपका डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। तो अब इसके हम कंसेप्ट सीखेंगे। आई होप थोड़ा से हमने जो क्या है एग्जाम्पल लिया है उससे आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो, अंडरस्टैंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड इन एमोर्टाइजेशन। अब दो चीजें आपको यहां समझनी है भाई। जो आपका दो असेट होता है, एसेट किस टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट होता है, एक इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है ना। अगर आपका टेंजिबल एसेट है, क्या है, टेंजिबल एसेट है, तो उसमें आपका डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यदि आपकी असेट क्या है, इंटेंजिबल है, तो क्या होगा, एमोर्टाइजेशन होगा। क्या होगा, एमोर्टाइजेशन। बताओ, ये मतलब कि ये दो पॉइंट आपको याद होगा कि एसेट के टाइप्स हमने बता दिया। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, फर्स्ट टेंजिबल, सेकंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट में डिप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल में एमोर्टाइजेशन लगता है, ठीक है। चलो, अब आपका चैप्टर का ओवरव्यू देखो। हमने अभी बताया क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में। अब चैप्टर का ओवरव्यू देख लो क्या दे रखा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप डेप्रिसिएशन का सही से निकालते हैं तो आपको भाई, जैसे कि मान लो आपकी बैलेंस शीट होती है, जानते हो।
बैलेंस शीट में इधर साइड लायबिलिटी होती है और इधर साइड असेट होती है। अब सपोज आपने एक असेट 10 लाख रुपए की खरीद ली है, ठीक है ना? तो अब इधर साइड लायबिलिटी कुछ होगा, टोटल 10 लाख हो गया। ओके। नेक्स्ट ईयर अगर आप असेट की वैल्यू 10 लाख ही दिखाएंगे तो भाई गलत बात है, क्योंकि असेट की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। किस वजह से? डिप्रिसिएशन की वजह से। तो बैलेंस शीट में आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो उससे आपको क्या करना होगा? सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करके इसे लेस करोगे, डिप्रिसिएशन इस 1 लाख रुपीज, तो कितना दिखाओगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? 9 लाख रुपीज। तो अब समझ में आया कि हमें डिप्रिसिएशन क्यों लगाना होता है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है टू एक्यूमुलेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। अब जैसे कि आपने 10 लाख की असेट खरीदी, भाई धीरे 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 आपने 7 साल यूज कर लिया, 8 साल। अब असेट की वैल्यू कितनी बची है? 2 लाख रुपए। अब असेट आपकी यूज करने के लायक नहीं है, तो अब क्या करोगे? उसे रिप्लेस कर दोगे। कैसे रिप्लेस करोगे? उसके लिए आप फंड एक्यूमुलेट करते रहोगे। जैसे कि आपने क्या किया, देखा कि 10 लाख की एसेट है, 1 लाख रुपया डेप्रिसिएट हो गया है, तो 1 लाख रुपए आप एक्यूमुलेट करते जाओगे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड ईयर आप जब डिप्रिसिएशन लगाओगे तो 2 लाख रुपए कम हो जाएगा। तो 2 लाख रुपया आपको मशीनरी परचेज करने के लिए एक्यूमुलेट करना होगा। समझो बात को, क्योंकि जब आपकी मशीनरी क्या हो जाएगी भाई, यूज करने लायक नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना होगा भाई? मशीनरी परचेज करना होगा। तो इतनी जल्दी आपके पास पैसा तो आएगा नहीं कहीं से, तो आपको क्या करना होगा भाई? पैसे पहले से इकुमुलेट करने रहे रखते जाना है, ठीक है ना? तो आप जैसे ही वो असेट क्या हो जाएगी, चेंज करने लायक हो जाएगा, तो उस पैसे को यूज करके आप तुरंत रिप्लेस कर दोगे। ठीक। फिर क्या है? टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। असेट असेट की कॉस्ट क्या करती है? डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करती है, चेंज करती है, ठीक है ना? अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ असेट की वजह से, ठीक है ना? उसके बाद हम देखेंगे क्या है आपका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी। एंड थर्ड क्या है आपका? इफेक्ट डालेगा डिप्रिसिएशन के अमाउंट में एस्टिमेटेड रिड्यूअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रिड्यूअल वैल्यू। चलो ये इफेक्ट करेंगे सारी चीजें। कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन देखेंगे। भाई टेंजिबल एसेट आर एसेट दैट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। मतलब जो भी है, जैसे कि आप एक मशीनरी की बात करोगे तो वो मशीनरी का फिजिकल सब्सटेंस होता है। दे कैन बी सीन एंड टच्ड। कोई भी मशीनरी है, प्लांट है, उसे आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, छू भी सकते हो। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। मतलब कि आप उस असेट का प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड करने में यूज कर सकते हो, फॉर रेंटल टू अदर्स। मतलब आप उसे रेंट में, कोई भी मशीनरी है, प्लांट है, उसे आप रेंट में भी दे सकते हो। आर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए असेट का यूज किया जा सकता है, वो भी टेंजिबल असेट का। क्या क्या कर सकते हो टेंजिबल एसेट का? आप असेट को छू सकते हो, टच कर सकते, आई मीन देख सकते हो। उसके बाद उसका यूज प्रोडक्शन में कर सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स में कर सकते हो, सर्विस में कर सकते हो, रेंटल में कर सकते हो, अदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। यूजफुल लाइफ ऑफ टेंजिबल असेट इज बेस्ड एक्सपेक्टेड यूजेस। मतलब कि एक्सपेक्टेशन आप लगाते हो, जैसे कि आप जानते होगे प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर जो होता है जिससे हमारी वीडियो लाइव चलती है, तो उसमें आपका जैसे कि 8,000 10,000 घंटा के हिसाब से उसमें आप 10,000 घंटा अगर आप उससे चला लोगे तो उसके बाद खराब हो जाएगा वो, ठीक है ना? क्योंकि वो उतने के लिए ही बनाया गया होता है। अब जैसे कि आप जानते होगे, आपके घर में सबके यहाँ स्विच लगी होती है। स्विच आप ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है ना?
हाँ, तो अब देखो, समझो बात को। स्विच की बात कर रहे थे, तो जो स्विच ऑन और ऑफ पे डिपेंड करता है उसकी यूजफुल लाइफ। जितना ज्यादा उसे आप ऑन ऑफ करेंगे उतनी जल्दी उसके खराब होने के चांसेस रहेंगे। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स आर हेल्ड for use in the production or supply of goods or services for rental to others for the administrative purposes and, देखो एंड लगा हुआ है, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड 12 मंथ्स। ठीक है ना? ये दो पॉइंट आपको टेंजिबल असेट के लिए ध्यान रखना है। कह रहा है कि टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज in the production or supply of goods or services for rental other for administrative purposes। ये पूरी डिफिनीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर कोई भी आपको भाई पूछ लेता है तो आपको ये एज इट इज बताना है। tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services for rental to other for the administrative purposes and जिसका यूजफुल लाइफ हो मोर देन 12 मंथ होगा। ठीक है ना? वो आपकी क्या है? टेंजिबल आइटम्स है। दीज आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड असेट। इसे क्या बोलते हैं? अगर आपको जैसे कि आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, भाई कोई भी जॉब के लिए आप जाओगे तो ऐसी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको अच्छे से पता रहेगा कि भाई सिंपल आप कुछ भी बता सकते हो। असेट, फिक्स्ड असेट एक प्रकार की ऐसी आइटम्स है जिसका यूज हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन के लिए करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, फिर रेंट पर्पज में प्रोवाइड करते हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो होती है उसकी मोर देन 12 मंथ होगी। ठीक है ना? और इसे फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। फिर कॉमन पार्लेंस, व्हेन अ फिक्स्ड असेट इज परचेज्ड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एक्वाइजेशन परचेज कॉस्ट। और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हाउएवर फिक्स्ड असेट आर यूज्ड टू अर्न revenue or save cost for the several accounting period in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded. For example, acquisition of a machinery expected to be used for 10 years in a production finished goods will be earn revenue over a 10 years। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में एक दे रखा है कि कोई असेट, आप मशीनरी आपने क्या किया है? एक्वायर किया है, एक्वाइजेशन किया है, जिसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो आप उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं 10 ईयर तक। ओके, 10 ईयर तक करेंगे और उससे आपको क्या जनरेट होगी? रिवेन्यू। सिमिलरली एट एटीएम मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक विल रिजल्ट इन द कॉस्ट सेविंग over the expected life of ATM machines for the bank in terms not requiring to employ personnel to dispense cash for customers। Since the life of such asset exceed 1 year, it is therefore necessary that a part of the acquisition cost of such fixed asset be treated are allocated as an expense in each of the accounting period in which the asset is utilized। The amount or value of fixed asset allocated in such manner respective accounting period is called depreciation। समझ में आया? मतलब कि आप क्या करोगे? अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से जैसे जैसे एसेट का यूटिलाइजेशन होगा वैसे वैसे उसका भाई डेप्रिसिएशन का एलोकेशन करते जाओगे। अब सच एसेट डिक्रीजेस ये विद द पासेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मतलब जो आपकी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, वियर एंड टीयर ड्यू टू द यूज ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? बिजनेस में जैसे जैसे आप इफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। मतलब कि टाइम के साथ साथ भले ही आप उसका यूज ना करो फिर भी उसका वैल्यू कम होता जाएगा। ऑब्सोलेंस ड्यू टू द टेक्निकल एंड अदर चेंजेस, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। भाई मार्केट वैल्यू जैसे कि आप जानते हो, अगर कोई भी असेट आप परचेज करके लाते हो, अगर आप अपने घर पे एक दिन दो दिन रख दिए तो भी वो मार्केट कॉस्ट पे जितने की खरीद के लाए उतने में नहीं बिकेगी, भले आप यूज करो अदरवाइज ना यूज करो। फिर कह रहा है डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल
reserves. It is important to account for value of portion of property, plant and equipment utilized for generating revenue during the accounting year to ascertain true income. In other words, against the income cost saving generated during a period, it is essential to book a portion of the cost of the asset utilized in generating such income saving. This portion of cost of property and plant equipment allocated to an accounting year is called depreciation. आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना? तो इसकी ये भाई फिक्स्ड एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, कैसे डिप्रिसिएशन लगता है, ये प्रॉपर सब कुछ अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है ना? एज पर शेड्यूल सेकेंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ। अब ये एज पर क्या है, एक कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की डिफिनीशन है, आप लोग पढ़ लो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्या है भाई, इसकी डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा। तो आपको एज पर कंपनी अकाउंट में डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एसेट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट अदर अमाउंट substituted for cost, that is the cost of revaluation of asset. Such revaluation amount is less its residual value. The useful life of the asset is the period over which asset is expected to be available for use by the entity, or a number of depreciation or similar units expected to be obtained the asset by the entity. There are three important factor computing depreciation: estimated useful life of the asset, cost of the asset, the revaluation of the asset at the end of the estimated useful life. ये तीन मतलब फैक्टर्स आपको अच्छे से जानना पड़ेगा अगर किसी भी असेट की डेप्रिसिएशन निकालना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, कास्ट ऑफ द असेट एंड रिड्यूसिबल वैल्यू ऑफ द असेट्स। चलो अब हम एक एक मेथड से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड से ये सीखेंगे कि कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और थ्योरी पोर्शन हम आगे धीरे धीरे कवर कराते जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेथड अलग अलग, स्ट्रेट लाइन मेथड, बाय डब्ल्यूडीपी मेथड, ये सारे मेथड्स हम क्वेश्चन से लगाते जाएंगे और आपको समझ में भी आता जाएगा। चलो जैसे कि ये आपका इलिस्ट्रेशन 1 दे रखा है, क्या कह रहा है, पढ़ो अच्छे से बच्चों। क्या है, जैन ब्रॉड एक्वायर्ड मशीन ऑन फर्स्ट। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर जब भी आप डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको हमने 3 पॉइंट बताया है, क्या, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड आपको क्या बताया था, तीसरा 3 फैक्टर बताए थे, वो याद रखना है, ठीक है ना? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेट हमेशा नोटिस करना है, ठीक है ना? कब हमने एसेट परचेज किया, और ये 3 पॉइंट तो हमने जो बताया फैक्टर वो तो याद ही रखना है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही डेट को अपने माइंड में अच्छे से रखना है, ठीक है ना? चलो, तो जैसे कि इसमें एक जैन ब्रॉथ है, वो क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 14 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज इंस्टॉलेशन। अब आपको समझना है, कोई भी असेट आप परचेज करते हो तो उसकी टोटल कास्ट, भाई मशीनरी को परचेज करके अपने फैक्ट्री या फिर जो भी प्रोडक्शन लोकेशन है वहां तक ले जाने, और ले जाने के साथ साथ इंस्टॉल करने के जितने भी खर्चे होंगे वो सब आपके कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बनेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 14 लाख रुपीज, इंस्टॉलेशन का खर्चा आया 1 लाख रुपए, तो आपकी असेट की टोटल कॉस्ट कितनी, आगे जनरल एंट्री कर लो क्या होगी। देखो असेट मतलब आपकी असेट होती है, जब असेट आपकी बढ़ती है तो डेबिट होता है, और जब आपकी असेट घटती है तो क्रेडिट होता है। तो आप समझो, जब असेट आपने मशीनरी खरीदा है तो क्या किया होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? कितने की भाई, उसके बाद किससे खरीदा है, भाई जिससे भी खरीदा होगा, आपने कैश दिया, ठीक है ना, बैंक दिया, जो भी दिया। अब 14 लाख रुपए आपने मान लो बैंक से पे कर दिया, 14 लाख रुपीज, और आपने क्या किया, 1 लाख रुपए किसका दिया, इंस्टॉलेशन का खर्चा पे कर दिया, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन का 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का। तो अब ये मशीन की कॉस्ट 15 लाख रुपए की हो जाएगी। चलो,
तो अब देखो जनरल एंट्री आपने कर लिया है, तो इसे अब लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे? भाई मशीनरी अकाउंट हमको क्या बनाना है? सो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना है, उसके डेबिट साइड में टू कैश टू बैंक 14 लाख 1 लाख शो कर दोगे। ये देखो, टू बैंक 14 लाख और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट ये दिखा दिए। तो टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई? 15 लाख रुपए। अब कह रहा द फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डिप्रिसिएशन, ये पॉइंट आपको बताता है कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड। अब आपको 15 लाख रुपए आपकी असेट है, 15 लाख रुपए में आपको 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। कितना आएगा? अब आपने एक चीज ध्यान से देखो, हमने बताया था कि जिस डेट को एक्वायर करोगे और आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, 1 जुलाई को आपने असेट परचेज की है, 1 जुलाई, एक महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीने आपका असेट इस साल यूज हुआ है। ठीक है ना? और ये फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा होगा? भाई आपका 2021 है, उसके बाद 22, 2 साल का निकालना है। तो अब आप क्या करोगे? इस पे 6/12 कर दोगे, तो आपका कैलकुलेटर उठाओ, 15 लाख लिखो, उसके बाद 10% निकालो, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 6/12 कर दो, आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, चलो, तो 75,000 आएगा। डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 75,000, 6 मंथ का। चलो, अब 75,000 आ गया। तो अब देखो डेबिट साइड आपका, ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड कितना है? 15 लाख है टोटल। 15 लाख से 75,000 को माइनस कर दोगे तो क्रेडिट डाउन आपका जो मशीनरी की कॉस्ट बचेगी इतनी बचेगी, 14,25,000। अब इसे क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन कर दोगे, ब्रॉड डाउन कर दिए। अब नेक्स्ट ईयर आपका 14,25,000 है, लेकिन डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब जितने की इनिशियल एसेट थी उसी पे 10% लगाओगे, मतलब 1.5 लाख रुपए आएगा। तो इस साल डेप्रिसिएशन 1.5 लाख हो गया। 14,25,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो 12,75,000 आ जाएगा आपका जो असेट की बैलेंस बचेगा एट द एंड ऑफ ईयर 22। ओके, सेकेंड ईयर मतलब 2022। तो हमने क्या कर लिया? मशीनरी अकाउंट बना लिया। अब हमको क्या बनाना है? 2 साल का डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, आगे जनरल एंट्री समझ लो, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो समझो, जनरल एंट्री क्या होती है? आप देखो, असेट परचेज करते हो तो डेबिट करते हो, और जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिंपल। देखो यहाँ पे आपकी असेट कितने से डिक्रीज हुई है? 75,000 से। तो आपकी जो मशीनरी है 75,000 से क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। चलो, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 75,000 से। टू क्या करोगे? आपका मशीनरी अकाउंट 75,000, ये हो गया। लास्ट में इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। तो अगर हम लेजर बनाए, डिप्रिसिएशन लेजर एक अकाउंट बनाए, तो आपका क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा। उसके बाद इसे हम किस में ट्रांसफर कर देंगे हर साल? ये 2021 है, 2021 है, इसे बाई पीएनएल कर देंगे। क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 75,000। अब ईयर ये वाला कंप्लीट हुआ 21। अब हम करेंगे 22 के बाद। तो 22 में हमने देखा डिप्रिसिएशन कितना आया था? भाई आपका 1.5 लाख। तो डिप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपीज है 22 में, 2022 में। उसके बाद टू मशीनरी, तो आपका 2022 की बात करें, ठीक है, टू मशीनरी कितना आ गया? 1.5 लाख रुपीज हो गया। 1.5 लाख बाई पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। ओके, फिनिश्ड बाई 2 ईयर्स का मशीनरी एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। आप देख लो, ये देखो बना है डिप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल है। ओके, आई होप आपको कौन सा मेथड समझ में आया होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया होगा।
अब स्ट्रेट लाइन मेथड आपको ऊपर ये क्या कर रखा है भाई, थ्योरी दे रखा है। इसे रीड करना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का जो दे रखा है, इसे क्या करना है आपको, रीड करना है थ्योरी पोर्शन। अगर आपको थ्योरी में कोई डाउट्स है तो कमेंट करना, मैं पूरा एक एक सब कुछ पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड आपका क्या दे रखा है, आगे एक इलिस्ट्रेशन 2 है। क्या कह रहा है, जैन ब्रॉड एक्वायर अ मशीनरी 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें आपको डेप्रिसिएशन भाई किस मेथड से लगाना है, आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को बोलते हैं WDV मेथड। क्या बोलते हैं, WDV मेथड, ओके। चलो, तो अब हम इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, WDV मेथड से। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, WDV मेथड से। हाँ, तो चलो, अब हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट यदि हम बनाते हैं तो क्या होगा, WDV मेथड से। क्या करेंगे भाई, हमने मशीनरी खरीदा था कितनी की, 14 लाख एंड 1 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भाई 14 लाख बैंक से दे देंगे, टू कैश, ये हो गया। सिंपल है, 14 लाख, 1 लाख, 15 लाख, हो गया। तो हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक, किस डेट को, 1 जुलाई को ना, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021, और 1 जुलाई 2021 को ही हमने इंस्टॉलेशन करा दिया है, पुट टू यूज हो गई है कैश में। इधर 14 लाख, इधर 1 लाख, टोटल 15 लाख हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना आएगा, बाई डेप्रिसिएशन भाई आपका 15 लाख पे 10%, 10% रेट है, हाँ। उसके बाद 6/12 करेंगे तो सेम आपका 75,000 आ जाएगा। ये लाइन खींचने का मतलब 3 जीरो, आप समझ लो, ठीक है। थोड़ा से समझना पड़ेगा। चलो, उसके बाद हम जब माइनस करेंगे तो 14,25,000 बैलेंस आपका बच जाएगा। ओके, बाई बैलेंस 14,70,25,000, ओके। चलो, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2022 आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने से, 14,25,000। अब आपका यहीं पे WDV में हमें हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन इस पे लगता है, ठीक है ना। और SLM में आपका डेप्रिसिएशन टोटल 15 लाख पे लगा था, ठीक है ना, हर साल। तो अब हम डेप्रिसिएशन कितने में लगाएंगे भाई, आपका 14,25,000 में कितना लगाएंगे, 10% लगाएंगे पूरे साल का। तो कितना आ जाएगा आपका, बताओ, 14,25,000 है, इसका 10% निकालेंगे तो आपका कैलकुलेटर में करके बताओ बेटा कितना आएगा भाई। 14,25,000 है, 10% निकालेंगे तो 1,42,500 डिप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,42,500 डिप्रिसिएशन। इसके पहले वाले में SLM में 1.5 लाख आया था यहीं पे। अब इसका क्रेडिट डाउन बैलेंस कितना बचेगा, माइनस करेंगे 14,25,000 से डिप्रिसिएशन 1,42,500, तो आ जाएगा 12,82,500 रुपए। ये आपका अमाउंट आ गया, जो आपकी लास्ट में असेट की वैल्यू बचेगी, 12,82,500। ये देखो, आपका सेम आ गया, 12,82,500। ये देखो, समझ में आ गया है। बस आपको क्या करना है, यहां पे चेंज करना है। WDV में आपको जो क्लोजिंग बैलेंस आपका प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग अमाउंट होगा सेट का, ओपनिंग ईयर में जितना आएगा उस ओपनिंग अमाउंट पे लगाएंगे। और यहीं पे हमने जो डिप्रिसिएशन लगाया था 15 लाख में लगाया था, इसके पहले SLM मेथड में। तो अब बस डिप्रिसिएशन अकाउंट तो सेम ही रहेगा, वही। चलो, इसमें बनाकर भी नहीं दिखाया, ठीक है ना। अब आपको दो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे इसके, डेप्रिसिएशन के दो मेथड समझ में आ गया।
कौन कौन सा मेथड? एक आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड, और दूसरा आपको हमने क्या बताया? डब्ल्यूडीबी मेथड बताया। ठीक है ना? अब दो मेथड आपको क्वेश्चन भाई इसके सॉल्व करने हैं अपने से खुद से, उसके बाद इसका पूरा थ्योरी पढ़ के आना है। एसएलएम मेथड से रिलेटेड थ्योरी दे रखी है और डब्ल्यूडीबी से रिलेटेड, तो होमवर्क में है आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है ना? होमवर्क है एक ये है, डब्ल्यूडीबी का थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड को पढ़ो होमवर्क में। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। इसके आगे के सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी के थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद नया कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर भाई क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ा देंगे, दोनों एक साथ खत्म। ठीक है? ऐसे हम थ्योरी लेकर चलेंगे, आप बोर होने लग जाओगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और थ्योरी पढ़ करके आओगे, जो डाउट रहेगा हम नेक्स्ट सेशन में उसे समझा देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।